हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुल गुरु की कक्षा। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बाबा जी की बूटी सीरीज के अंदर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस खूबसूरत से लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन में हम लोगों को दो स्टेटमेंट दिया हुआ होता है। पहला स्टेटमेंट असर्शन का होता है और दूसरा स्टेटमेंट रीजन का होता है। फिर हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें से हमें एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। तो वो पहला ऑप्शन क्या है हम लोगों का? पहला ऑप्शन होता है कि जो असर्शन और रीजन वो दोनों हमारा सही है और जो रीजन है वो असर्शन वाले स्टेटमेंट को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। और सेकेंड ऑप्शन हम लोगों का होता है कि असर्शन एंड रीजन स्टेटमेंट दोनों ही हम लोगों का सही है, बट जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो असर्शन के स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। और तीसरा ऑप्शन हम लोगों का होता है कि असर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। और फोर्थ हम लोगों का ऑप्शन होता है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, मतलब असर्शन हम लोगों का गलत है और रीजन सही है। चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का असर्शन स्टेटमेंट इन अ ट्रेड द थ्री एलिमेंट्स हैव सेम गैप ऑफ एटॉमिक मासेस। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि ये जो ट्रेड है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों को दिया था डोबर्नियर अंकल ने। उन्होंने टोटल कितने ट्रेड्स बनाए थे? 3 ट्रेड्स बनाए थे, जो कि यहाँ आप लोगों को मैंने दिखाया है। ठीक है, अब एक असर्शन हम लोगों से क्या बोल रहा है कि 3 एलिमेंट हैव सेम गैप ऑफ एटॉमिक मासेस। मतलब किसी भी ट्रेड में जो 3 एलिमेंट प्रेजेंट है उनके बीच का जो एटॉमिक मास है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि डोबर्नियर ट्रेड के अकॉर्डिंग अगर हम लोगों को फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास पता है तो हम लोग मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ देखिए मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ जो 3 एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनके बीच का जो एटॉमिक मास का डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सोडियम का एटॉमिक मास कितना हम लोगों ने निकाला है? 22.9। तो 22.9 माइनस 6.9 करेंगे तो हमारा एटॉमिक मास कितना आ जाएगा? 16। और अगर हम लोग 39 माइनस 22.9 करेंगे तो हमारा एटॉमिक मास का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 16.1। मतलब यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि एटॉमिक मास का जो गैप है वो सेम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड ट्रेड में देखते हैं। सेकेंड ट्रेड में देखिए हम लोगों ने मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना फाइंड आउट किया है? 88.7। तो अब हम लोग एटॉमिक मास का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। 88.7 माइनस 40.1 कितना आ जाएगा हमारा? 48.6। और जब हम लोग 137.3 को माइनस करेंगे 88.7 से तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 48.3। तो इस ट्रेड के अकॉर्डिंग भी हर एलिमेंट के बीच में जो एटॉमिक मास का गैप है वो इक्वल नहीं है। अब हम लोग थर्ड ट्रेड देखते हैं जो कि है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। ये थोड़ा स्पेशल है। देखिए यहाँ हम लोगों ने ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना कैलकुलेट किया? 81.2। तो चलिए अब हम लोग दो एलिमेंट के बीच के एटॉमिक मास का डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्रोमीन और क्लोरीन के बीच में कितना एटॉमिक मास का डिफरेंस है? ब्रोमीन का एटॉमिक मास है 81.2 और क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5। तो एटॉमिक मास का डिफरेंस कितना है? 45.7। अब आयोडीन और ब्रोमीन एलिमेंट के एटॉमिक मास के बीच में कितना डिफरेंस हम लोग देखते हैं? 126.9 माइनस 81.2 डेट इज इक्वल टू 45.7। यहाँ देखिए ये ट्रेड हम लोगों से बोल रहा है कि जो 3 एलिमेंट है उनके बीच का जो एटॉमिक मास का गैप है वो सेम है। बट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यहाँ क्या बोल रहा है? बस ट्रेड का नाम लिया है, कौन से ट्रेड है इसमें से वो नहीं बताया है स्पेसिफिकली। आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? आंसर ये होना चाहिए कि जो 3 एलिमेंट के बीच का एटॉमिक मास का जो गैप है वो सेम नहीं होता है। लोगों को तीनों ट्रेड के अकॉर्डिंग आंसर बताना होगा। अगर आप लोगों को स्पेसिफिकली बोला जाता कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वाले ट्रेड में क्या 3 एलिमेंट के बीच का जो एटॉमिक मास का गैप है वो सेम होता है, तब आप लोग बोल सकते थे यस सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा असर्शन सही है गलत है? तो हमारा असर्शन बिल्कुल ही गलत है। अब हम लोग रीजन स्टेटमेंट देखते हैं। एलिमेंट इन अ ट्रेड हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। तो रीजन तो बिल्कुल ही करेक्ट है। तो रीजन स्टेटमेंट हम लोगों से यह बोल रहा है कि ये जो ट्रेड है उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है सारे एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे से सिमिलर है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा? यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी,
assertion is false but reason is true. Correct option D. सेकेंड क्वेश्चन का assertion स्टेटमेंट है मेंडलीव लेफ्ट द गैप अंडर एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन एंड कॉल्ड दिस एक्का एल्यूमिनियम एंड एक्का सिलिकॉन। हमारा assertion स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। मेंडलीव ने एक्चुअली क्या किया था कि एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे जो स्पेस प्रेजेंट था उसे ब्लैंक छोड़ दिया था और उसका नाम दिया था एक्का एल्यूमिनियम एंड एक्का सिलिकॉन। और उन्होंने बोला था कि फ्यूचर में जो एलिमेंट डिस्कवर होगा उसका प्रॉपर्टी एक्का एल्यूमिनियम और एक्का सिलिकॉन के प्रॉपर्टी के सिमिलर होगा। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं जो एलिमेंट अभी हम लोगों को पता है उसमें से कौन सा एलिमेंट एक्का एल्यूमिनियम है और कौन सा एलिमेंट एक्का सिलिकॉन? तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक्का एल्यूमिनियम है, गैलियम, और एक्का सिलिकॉन है, जर्मेनियम। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग रीजन स्टेटमेंट देखते हैं। रीजन स्टेटमेंट है डोबर्नियर अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। डोबर्नियर ने एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से नहीं बल्कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। तो इस क्वेश्चन का असर्शन तो करेक्ट है बट रीजन क्या है? रीजन फॉल्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या बोला गया था? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन का असर्शन स्टेटमेंट है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल टू एलिमेंट अप टू कैल्शियम ओनली। तो असर्शन स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है कि ये जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो सिर्फ कैल्शियम एलिमेंट तक ही एप्लीकेबल था। ऐसा क्यों था? इसको समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव हमें बताना क्या चाह रहा है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव हम लोगों को ये बताता है कि फर्स्ट एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो 8 एलिमेंट के प्रॉपर्टी के सिमिलर होगा। जब हम लोग कैल्शियम के आगे के एलिमेंट्स को देखते हैं तो हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि जो हर 8 एलिमेंट है उसका जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमारा असर्शन क्या है? असर्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। अब हम लोग रीजन स्टेटमेंट देखते हैं। रीजन क्या बोल रहा है? टू फिट द एलिमेंट्स इनटू द टेबल Newland adjusted 2 elements in the same column which have the different property than these metal। मतलब न्यूलैंड ने अपने लॉ को करेक्ट करने के लिए बहुत सारे जो एलिमेंट है उसको ऐसे कॉलम में रख दिया था जिसका प्रॉपर्टी उन कॉलम में रखे गए एलिमेंट के प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रहा था। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। न्यूलैंड ने जो फर्स्ट कॉलम था जिसमें हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट एंड निकल और ब्रोमीन को रखा था। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ कोबाल्ट एंड निकल को ऐसे कॉलम में रखा गया जिस कॉलम में फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को रखा गया था। बट कोबाल्ट और निकल का जो प्रॉपर्टी है वो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से बिल्कुल ही अलग है। तो हमारा रीजन स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या था? बोथ असर्शन एंड रीजन स्टेटमेंट आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फोर्थ क्वेश्चन का असर्शन स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज अ फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब मेंडलीव के अकॉर्डिंग जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट का वो किसका फंक्शन है? एटॉमिक नंबर का। नहीं, ये गलत है। जबकि अकॉर्डिंग टू मेंडलीव क्या था? पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज द फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, अब हम लोग रीजन स्टेटमेंट देखते हैं। रीजन स्टेटमेंट क्या है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो रीजन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के।
तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या था? assertion is false but reason is true। फिफ्थ क्वेश्चन का assertion स्टेटमेंट है नोबल गैस आर प्लेस्ड इन द सेपरेट ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो assertion स्टेटमेंट हम लोग का बिल्कुल ही करेक्ट है कि ये जो नोबल गैस है उसको हम लोगों ने सेपरेट ग्रुप में रखा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और वो ग्रुप नंबर कौन सा है? वो ग्रुप नंबर है ग्रुप 18। चलिए हम लोग रीजन स्टेटमेंट देखते हैं। रीजन स्टेटमेंट है नोबल गैस आर एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव एंड दे जनरली डू नॉट कंबाइन विथ अदर एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। रीजन स्टेटमेंट हम लोगों से यह बोलना चाह रहा है कि जो नोबल गैस होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनरिएक्टिव होता है और ये जनरली जो पीरियोडिक टेबल में अदर एलिमेंट प्रेजेंट है उससे कंबाइन नहीं करता है। तो रीजन स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्यों करेक्ट ऑप्शन ए होगा? क्योंकि असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और ये जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन ए हम लोगों से क्या बोलता है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन का असर्शन स्टेटमेंट है टू एलिमेंट्स x एंड y हैविंग एटॉमिक नंबर 12 एंड 16 रेस्पेक्टिवली सो दे बिलोंग टू फोर्थ पीरियड। तो असर्शन स्टेटमेंट हम लोगों से यह बोल रहा है कि दो एलिमेंट हमें दिए गए हैं x एंड y, और x एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो है 12 और y एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 16। तो क्या जो ये एलिमेंट x एंड y है वो फोर्थ पीरियड से बिलोंग करते हैं? तो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो आप लोग मुझे बताइए कि हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड कैसे निकालते हैं? तो पीरियड इक्वल होता है नंबर ऑफ सेल के। तो यहाँ पे देखिए x का एटॉमिक नंबर हमें कितना दिया हुआ है? x का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 12। तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2, 8 एंड 2। x में टोटल k सेल, l सेल और m सेल प्रेजेंट है, मतलब नंबर ऑफ सेल कितना प्रेजेंट है? 3। और y में y एलिमेंट के लिए देखिए इसमें भी कितने सेल प्रेजेंट है? k, l, m, इसमें भी टोटल सेल प्रेजेंट है। तो ये जो x एंड y है वो किस पीरियड से बिलोंग करेंगे? ये बिलोंग करेंगे थर्ड पीरियड से। सेवंथ क्वेश्चन का असर्शन स्टेटमेंट है एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 17 देन इट्स बिलोंग टू ग्रुप 7। तो इसे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए सपोज करिए कोई भी एलिमेंट है x, उसका एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है? 17, और उससे हम लोगों को उसका ग्रुप नंबर कैलकुलेट करना है। इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं 2, 8, 7। ठीक है। तो यहाँ देखिए आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा होता है तो उसमें हम लोग 10 प्लस जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसे ऐड कर लेते हैं, बस वो 2 से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से कम है तो उसका ग्रुप नंबर भी उतना ही होता है। जैसे अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 1। और अगर किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो उसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 2। बट अब हम लोग यहाँ देखिए इसे निकालते हैं। यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये तो 2 से बड़ा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ 10 ऐड करना पड़ेगा। तो 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 17 ग्रुप। मतलब ये जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? 17 ग्रुप से। बट हमारा असर्शन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? ग्रुप 7। तो ये गलत है। रीजन स्टेटमेंट देखते हैं। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 6th एंड 7th पीरियड आर नोन एज लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स। तो हमारा रीजन स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 6th और 7th ग्रुप हैं उसको हम लोग लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड बोलते हैं। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी क्या है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। 8 क्वेश्चन का असर्शन स्टेटमेंट है, हैलाइड ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला mx3। मतलब जो ग्रुप 13 एलिमेंट के हैलाइड है उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला mx3 होता है। तो चलिए इसे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना होगा, वैलेंसी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट, और फिर हम लोगों को निकालना होगा वैलेंसी ऑफ हैलाइड। तो क्या आप लोगों को पता है वैलेंसी क्या होता है? अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। किसी भी आइटम को अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हमारे पास ग्रुप 13 का एलिमेंट सपोज करिए x है और उसका एटॉमिक नंबर क्या है 13। तो यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2, 8 एंड 3। अब यहाँ देखिए आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जबकि इसका कैपेसिटी कितना है 8 का कैपेसिटी है। तो इसके ऑक्टेट को हम लोग दो तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, या तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, या तो ये जो आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको लूज़ कर दे, कोई दूसरे आइटम को दे दे। तो जब ये दूसरे आइटम को दे देगा 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे आउटर मोस्ट सेल में 0। तो हमारा आउटर मोस्ट सेल यहाँ कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा एल सेल। तो यहाँ देखिए एल सेल का ऑक्टेट तो कंप्लीट है। तो आप लोग अब मुझे बताइए कि यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है या 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान है। तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने में ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, जबकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने में ज़्यादा एनर्जी हम लोगों को यूज नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 3। अब हम लोग वैलेंसी ऑफ हैलाइड निकालते हैं। तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 17। तो हम लोग एक एलिमेंट ले लेते हैं x और उसका एटॉमिक नंबर है 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2, 8 और 7। तो यहाँ देखिए आउटर मोस्ट सेल का कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन का, 8 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ बताइए इसका ऑक्टेट हम लोग किस तरह से पूरा कर सकते हैं, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले गेन कर ले या 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। तो यहाँ आप लोग मुझे बताइए कि कौन सा केस यहाँ हो सकता है। जाहिर सा बात, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन को लेने में कम एनर्जी खर्च होगा और 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा। तो यहाँ कौन सा केस होगा, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा। तो इसीलिए इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा 1। ठीक है, तो हम लोगों ने वैलेंसी कैलकुलेट कर लिया। अब चलिए हम लोग इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाते हैं। तो हम लोग ग्रुप 13 एलिमेंट को m से डिनोट करते हैं और हैलाइड को x से डिनोट करते हैं। तो ग्रुप 13 एलिमेंट का वैलेंसी कितना था 3 और हैलाइड का वैलेंसी कितना है 1। तो अब हम लोग इसे क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो हमारे पास क्या फार्मूला बन के आ जाएगा m1x3। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं mx3। तो ग्रुप 13 के एलिमेंट का जो हाईलाइट होगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा mx3। तो हमारा असर्शन स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए हम लोग रीजन स्टेटमेंट देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू ड्रैग द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम का एक टेंडेंसी है, किस चीज़ का टेंडेंसी, टू ड्रैग द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज करिए ये हमारा एटम है और यहाँ पे कोई शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसे अपने और अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमारा रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या कहता है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और ये भी समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है। अगर फिर भी आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।